Welcome back to class 11th students, and after the discussion of work energy power we are in the chapter uniform circular motion. एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके फर्स्ट पेपर में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है इसको समझना जरूरी है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज डिफाइंड एज द व्हेन एन ऑब्जेक्ट performs a circular motion with constant speed, then the motion of an object is called the uniform circular motion. यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है क्या कर रहा है कि यूनिफॉर्मली जो है, यानी कि कह सकते हैं कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कुलर मोशन अगर कर रहा है तो ऐसे ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ with constant speed, then motion of object is called uniform circular motion। तो कितनी छोटी सी बहुत अच्छी सी डेफिनेशन मैंने आपको दी है। इसके बाद बात आती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात हम लोग करते हैं। तो वह अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है उसको समझना जरूरी होता क्या है कि जब ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर होता है, यानी कि वो सर्कुलर मोशन के दौरान किसी सर्कुलर पाथ पर होता है, तब उसकी कोई अलग हम दो पोजीशन ले लें। जैसे एग्जांपल के लिए ये हमने जो है मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके के सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, और इसकी रेडियस हम मान लेते हैं स्मॉल r। ओके, तो ठीक है। अब अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई पोजीशन थी उसकी s1 और थोड़ी देर बाद उसकी पोजीशन यहाँ पर कितनी हो जाएगी, s2 हो जाएगी, बदल गई पोजीशन। तो अब मान लेते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों का वो कितना हो गया, डेल्टा s हमने मान लिया। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक एंगल ये सबटेंड कर रहा है इस पे सेंटर पे, इस एंगल को ही क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यानी कि हमने क्या बताया कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देन टू पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट सबटेंड द एंगल एट इट्स सेंटर एंड दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी कि पोजीशन अलग अलग सर्कुलर पाथ पर अलग अलग पोजीशन के कारण जो एंगल सबटेंड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो फ्रॉम फिगर हम लोग बात करें तो अगर हम डेल्टा थीटा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो क्या हो जाता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क यहाँ पर अगर बात करें तो ये डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रहा है डेल्टा एस, और अपॉन रेडियस कितना हो गया, डेल्टा आर आ गया। दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और आपको एक बात क्लियर हो गई होगी, हैविंग नो डायमेंशन एंड नॉट एन यूनिट। देखो ना, इसकी आपको यूनिट और डायमेंशन दोनों ही नहीं दिख रही है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट लाइक अ एंगल, जैसे कि मैथमेटिक्स में आप एंगल पढ़ते हैं, बिल्कुल वही चीज है। देन फिर इसके बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद जो अगला टॉपिक आपका आता है वो आता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, द टाइम रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म motion। The time rate of angular displacement of an object during uniform circular motion is called the angular displacement। तो ये आपको हमने बता दें, बहुत कितनी हल्की सी डेफिनेशन है। तो आपको क्लास के दौरान मैं एक बात और बताता हुआ चलूं कि मैंने कहा था ये देखिए जो डेफिनेशन मिल रही है इसको मैंने अपने अकॉर्डिंग क्या करा है और कितना हम छोटा कर सकते करा है। तो इसीलिए अगर आप प्ले स्टोर पर जाएंगे तो एक केपीएम फिजिक्स डिक्शनरी जो कि मैंने एक लिखी हुई थी, उसमें सारी ऐसे ही जो डेफिनेशंस हैं उसको क्या करा गया है, छोटा करके मैंने कलेक्ट करा है। पूरा कलेक्शन है जो कि 6 से लेकर ग्रेजुएशन तक यूज होता है। आप जाइए और ये केपीएम फिजिक्स डिक्शनरी को जो है डाउनलोड कर सकते हो, और वहाँ पर अगर चाहें तो ये कोड BPM UP40 का इस्तेमाल भी आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो करिए। तो ऐसे ही आपको ये जो डेफिनेशन आप देख रहे हैं, ऐसे पूरी डेफिनेशन आपको 11th क्लास की मिल जाएगी, वो जो कि बहुत आसान से शब्दों में क्या करा गया है,
लिखा गया। ओके, तो अब हमने क्या बताया, द टाइम रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो अगर एंगुलर वेलोसिटी को दैट इज अगर हम लिखना चाहें, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से दिखाया जाता है और ओमेगा को आप जो है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं, एंगुलर रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। और अगर यहाँ पर हम मान के चले ओमेगा इक्वल टू, आप इसको डी थीटा अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं, तो ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं। अगर टाइम बहुत कम हो तो ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी भी लिखा जा सकता है। अच्छा, अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ओमेगा इक्वल टू डी थीटा की जगह डी एस अपॉन आर भी लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए भाई, डी एस अपॉन कितना हो गया, आपने यहाँ पर लिख दिया डी थीटा की जगह डी एस अपॉन आर डी टी। ठीक, अब अगर इसको और जो है और इसको करना चाहे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, आर इंटू ओमेगा इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, और डी एस अपॉन डी टी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, लीनियर वेलोसिटी, तो v इक्वल टू आर ओमेगा। आपको मालूम है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो ds बाई dt होती है उसकी जगह v रख सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा रिलेशन बन गया, दिस इज कॉल्ड द रिलेशन ऑफ रिलेशन विथ लीनियर वेलोसिटी, है ना। एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन किसके साथ हो गया, लीनियर वेलोसिटी के साथ हो गया। तो अब इसको वीडियो आप पॉज करके और इसको नोट कर लीजिए, तब हम लोग जो है अगले टॉपिक की ओर यहाँ सर क्या करेंगे, मूव करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है कि जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या करता है, परफॉर्म करता है, तब हमेशा एक एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर काम करता है, क्योंकि आपको मालूम है कि इसकी स्पीड तो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है जब ये सर्कुलर पाथ का चक्कर लगाएगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी बदल रही है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में दो चीज होती है, एक तो वेलोसिटी को आप स्पीड प्लस जो है डायरेक्शन बोल सकते हैं, वेलोसिटी में कह सकते हैं मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है। तो मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन लगातार बदल रही है, और डायरेक्शन लगातार बदलेगी यानी कि वहां पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि वेलोसिटी बदल रही है। यानी वेलोसिटी बदलने का मतलब हो गया कि सेंट्रीपिटल वहां पर कोई ना कोई एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर काम करेगा, तभी वो सर्कुलर पाथ पर बनी रह पाएगी, नहीं तो सर्कुलर पाथ पर बनी नहीं रह पाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमने आपको बताया, और इसका एक मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी देता हूँ यहाँ पर। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, ये एक बहुत अच्छा मॉडल है। ये जस्ट मॉडल क्या है आपका, इस मॉडल में आप देखिए कि अगर ये जो है, अगर इसका लगातार मैं अगर इसका सर्कुलर मोशन कराऊंगा, ठीक है, अगर सर्कुलर मोशन कराऊंगा, ये कुछ कैसा है मैं समझा दूं। ये दरअसल इसको यहाँ पर एक कैंडल लगा हुआ है, इसको आप सन की तरह मान सकते हैं, और ये इसको अर्थ मान लीजिए, और अर्थ का ये क्या है, ये अर्थ का मून है। तो ये देखिए, अगर मैं लगातार इसको क्या करता हूँ, घुमाता हूँ यहाँ पर, तो ये घूम क्यों रहा है, क्योंकि ये नीचे की तरफ आप देख रहे हैं नेट बोर्ड से कसा हुआ है, इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है, इसलिए सर्कुलर पाथ पर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर ये नीचे फिक्स नहीं बना होता, ये फिक्स ना होता इस तरीके से, तो शायद ये घूम फिर नहीं सकता था। यानी कि क्या कर रहा है, सेंटर से इसको एक फोर्स मिल रहा है, उस कारण ही ये घूम सकता है, वरना ये घूमेगा नहीं। तो ये बहुत सारे जो है एग्जाम्पल हैं समझने के लिए आपके लिए, ठीक। तो अभी हमने क्या करा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ आप इसको देख सकते हैं, जैसे कि अर्थ है, अर्थ के अराउंड मून क्या करता है, रिवॉल्व करता है, तो उसको एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए, जो कि अर्थ और जो है एक तरीके से अर्थ और जो मून के बीच का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके कारण जो एक्सेलरेशन है वहां से मिल रहा होता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात समझ में आ गई होगी कि जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक सर्कुलर मोशन करेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा, उस दौरान एक एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर काम करता है। उस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। अब एक डायग्राम बना दिया हमने, क्या करा, एक सर्कुलर में मान लेते हैं कि r रेडियस का एक सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है।
ए पर उसकी वेलोसिटी v1 वेक्टर थी, और अगर b की बात करें तो b पर वेलोसिटी क्या होगी, v2 वेक्टर होगी। देखो v1 वेक्टर v2 वेक्टर इसलिए होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन अलग है। अभी टेंजेंशियल डायरेक्शन में इधर जा रहा है, v पे इधर की तरफ जाएगा, है ना। मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट तो a और b पोजीशन के बीच में कितना है, डेल्टा एस है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा है, रेडियस हो गई स्मॉल r। अब हमने क्या करा है, हम इसको थोड़ा सा बनाना चाहते थे, जैसे हमने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, उस जैसे ये पॉइंट था ना, एक ऐसा ही पॉइंट ले लिया हमने, यहाँ पे ये v1 वेक्टर कर लिया वेलोसिटी का, और उसी पॉइंट से हमने दूसरा वेक्टर उठा लिया, जैसे v2 वेक्टर था, ये v2 वेक्टर उठा लिया, यानी कि v1 वेक्टर और v2 वेक्टर के बीच का एक रिजल्टेंट वेक्टर होगा, उसको हमने मान लिया कितना, डेल्टा v वेक्टर है, और उसका एंगल कितना होगा, जितना एंगल डिस्प्लेसमेंट यहाँ था उतना एंगल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर होगा। कुछ खास नहीं, कोई बात हमने खास नहीं करी है, यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में दिखाया गया है, बस हमने क्या करा है, एक पॉइंट से वेलोसिटी v1 वेक्टर उठाया है, उसी पॉइंट से दूसरी डायरेक्शन में वेलोसिटी v2 वेक्टर है, उन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो डेल्टा v वेक्टर आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इन डायग्राम फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, तो केवल ट्रायंगल ले लीजिए, OAB एंड R ट्रायंगल RQP ले लीजिए, RPQ फिर भी ले सकते हैं, RQP ले लीजिए। अब ध्यान से देखिए तो सिमिलर ट्रायंगल दिख रहा है, क्योंकि दोनों का जो एंगल है वो क्या है, सेम है, और जब सिमिलर ट्रायंगल होता है तो जो साइड का रेशियो होता है वो कैसा आता है, इक्वल आता है। यानी कि अगर हम बात करें AB अपॉन OA, हमने लिख दिया AB अपॉन OA, तो मैंने क्या कहा कि अब क्या करना, दोनों सिमिलर जो है एंगल वाली प्रॉपर्टी लगानी है, रेशियो ऑफ AB टू द OA इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ PQ टू द R, ठीक। तो AB को अपॉन OA इक्वल टू हमने क्या कर दिया, PQ अपॉन क्या कर दिया, QR कर दिया, ओके। अब AB की वैल्यू देखिए क्या है, AB की वैल्यू है डेल्टा S, ठीक, और OA की वैल्यू क्या है, स्मॉल r, ठीक, PQ की वैल्यू क्या है, डेल्टा V, और v1 वेक्टर v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो v1 की जगह हम vb लिख सकते हैं, तो डेल्टा s अपॉन r इक्वल टू डेल्टा v अपॉन v, ये आपके पास निकल के आ गया। चलिए ठीक है, और इट मे बी रिटन एज इसको हम ds अपॉन r भी लिख सकते हैं, और इसको ds अपॉन v भी लिख सकते हैं, ठीक है। डिवाइडिंग बाय dt ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ dt से डिवाइड करा तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं भाई, है ना, तो ds अपॉन dt हो गया 1 अपॉन r, और यहाँ पर जो है, और ये dv था, ये dv था, तो 1 अपॉन v, और ये कितना आ गया, dv अपॉन dt हो गया, ठीक है। तो 1 अपॉन r ds अपॉन dt की जगह v लिख दिया हमने, और 1 अपॉन v और dv अपॉन dt की जगह स्मॉल a लिख दिया। सिंस आपको मालूम है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इक्वल टू ds अपॉन dt होता है, और एक्सेलरेशन dv अपॉन कितना होता है, dt होता है, ठीक। तो ये v स्क्वायर अपॉन कितना आ गया, r इक्वल टू आ गया a। तो जनरली क्या करते हैं कि एक्सेलरेशन में कंफ्यूजन ना हो जाए तो हम इसको ac लिख सकते हैं, ac का मतलब सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, ठीक है, तो यहाँ पर भी ac आ गई। तो देयरफॉर अगर ac की बात करेंगे, ac इक्वल टू कितना आ गया, v स्क्वायर अपॉन कितना आ गया, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, मैनी टाइम एग्जाम में पूछा जाता है, और इसको आप दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ac इक्वल टू v की जगह भी आपने r ओमेगा पढ़ा था, तो r ओमेगा का स्क्वायर अपॉन r हो गया, तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, r हो गया, काट दीजिए, तो देयरफॉर अगर ac की वैल्यू आप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, r ओमेगा स्क्वायर भी आप इसका फार्मूला लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन व्हेन ऑन एन ऑब्जेक्ट performs uniform circular motion, then always an acceleration works towards the center of the path. This is called the centripetal acceleration. तो आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, और फिर इसके हम आगे चर्चा करेंगे।
Okay, so the next topic is centripetal force. So centripetal force क्या है? When an object performs uniform circular motion, UCM का मतलब uniform circular motion, then a force acts towards the its center and it is called the centripetal force. मैंने क्या बताया कि हमेशा क्या होता है कि जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कोई ऑब्जेक्ट परफॉर्म करता है तो आप जानते हैं एक सेंटीमीटर फोर्स सेंटीमीटर एक्सेलरेशन काम करेगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द पाथ। एंड अगर कोई एक्सेलरेशन काम कर रहा है और बॉडी के पास मास है तो आप जानते हैं कि वहां पर क्या होगा, एक फोर्स भी काम करेगा, उस फोर्स को सेंटीमीटर फोर्स बोलते हैं। तो जनरली आप छोटे से बड़े लार्ज पे हम स्केल पे यानी कि बहुत स्मॉल स्केल से या माइक्रो स्केल से बहुत लार्ज स्केल पे बात करें तो शायद जो भी सर्कुलर मोशन यूनिवर्स में हो रही है उन सब का कारण सेंट्रीपिटल फोर्स ही है। लेट्स एन एग्जांपल ऑफ एन एटम। अगर हम एटम की बात करते हैं तो क्या होता है, एक एटम में आप जानते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है जहां पर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं और उसकी डिफरेंट ऑर्बिट्स होती हैं। वहां पर इलेक्ट्रॉन्स लगातार क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वाले न्यूक्लियस के चारों ओर। तो ये जो रिवॉल्यूशन है, जो रिवॉल्यूशन हो रहा है तो वो से एक तरीके से सर्कुलर हो रहा है। सर्कुलर होने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स नेसेसरी है। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिल रहा है तो आप जानते हैं दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है यानी कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वही सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। इस कारण ही इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लगातार वहां पर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। और अब लार्ज स्केल पर आ जाते हैं तो लार्ज स्केल पर आप जानते हैं कि अगर हम लोग बात करें सन इज एट द सेंटर ऑफ द आवर गैलेक्सी और हमारा जो है क्या कर रहा है, जो सारे प्लैनेट्स हैं वो लगातार सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। जनरली ये ऑर्बिट इलेप्टिकल होती है लेकिन अगर हम लोग इसको कैलकुलेशन के लिए यूज करें तो ऑलमोस्ट उसको सर्कुलर हम लोग मान सकते हैं। खासकर अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ से जो है अगर हम लोग बात करें सन की जो ऑर्बिट लेके चले तो ऑलमोस्ट उसको जितने भी कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग वो सर्कुलर मान के ही करते हैं। यानी कि अब अर्थ को भी लगातार रिवॉल्यूशन करना है सन के अराउंड तो क्या करना पड़ेगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स की नीड होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आ रहा है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द सन एंड अर्थ। सिमिलरली अर्थ के अराउंड जो है मून लगातार रिवॉल्व कर रहा है तो कहां से मिल रहा है ये जो है सेंट्रीपिटल फोर्स मून को अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए, दिस इज आल्सो द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द मून एंड अर्थ। तो माइक्रो स्केल से मैक्रो स्केल यानी कि छोटे से बड़े स्केल पर आप जाइए, सारा सर्कुलर मोशन की पॉसिबिलिटी किसके कारण मिलता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण मिलता है। और अगर हमें देना हो तो कैसे कह सकते हैं, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स को FC आप कह सकते हैं, ठीक है। तो M इंटू AC यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन, फार्मूला आपने पढ़ा है। AC का मतलब होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो mv स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, r हो गया। तो FC का मतलब कितना हो गया, mv स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, r। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। और इसको अगर हम दूसरे फॉर्म में लिखना हो तो FC इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं चाहता हूँ आप नोट की तरह कर लीजिए, इसको ध्यान रखना है। मान लेते हैं अभी हमने कहा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कि स्पीड कांस्टेंट है। मान लेते हैं किसी की स्पीड कांस्टेंट ना हो, अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो वहां पर हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक तो जो है यहाँ पर जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बाहर की तरफ काम करने लगेगा, क्योंकि फिर उसका पाथ एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं होगा, कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहेंगे। यानी कि एक एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बाहर लगेगा, कब के लिए, जब वेरिंग स्पीड से मोशन कर रहा होगा ना, यानी कि वेरिंग स्पीड से मोशन हो रही होगी, मूविंग विद वेरिंग स्पीड, है ना। और अगर आपको मालूम है कि हम बात करेंगे तो ये AR रेडियल एक्सेलरेशन या सेंटीमीटर एक्सेलरेशन एक ही बात होती है। ये कहाँ लगता है, सेंटर की ओर काम करता है। यानी कि अगर हम लोग बात करेंगे तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन वो इन दोनों के बीच में आएगा। तो आप देख रहे हैं AT और AR यानी कि सेंटीमीटर एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो रिजल्टेंट की अगर हम बात करेंगे तो रिजल्टेंट अंडर रूट A स्क्वायर प्लस कितना आएगा, AT स्क्वायर।
यानी कि एक्सेलरेशन, अगर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की करेंगे बात, तो AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर यहाँ पर एक्सेलरेशन आएगा। ठीक, तो ये एक बहुत जो है इंटरेस्टिंग और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हमने दिया, आप उसको जरा नोट कर लीजिए। देन फिर हम लोग इसके आगे की बात जो है करते हैं। ठीक, और अब इसी का एक डायग्राम हम सब सोच रहे हैं कि और भी बनाते हुए चले। तो जैसे कहने का मतलब ये है कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा तो मान लेते हैं वेलोसिटी उसकी ये होगी, लेकिन जो फोर्स लगेगा वो टुवर्ड द सेंटर लगेगा। जब यहाँ पर पहुँचेगा तो वेलोसिटी आप ये देखेंगे, लेकिन जो फोर्स होगा सेंट्रीपिटल वो एक्चुअली यहाँ की तरफ लगेगा। फिर इसी प्रकार वेलोसिटी का कंपोनेंट ये देख रहे हैं, फोर्स यहाँ लग रहा है, यहाँ सेंटर होगा, और फिर अगर इसके यहाँ पर आ जाएगा तो वेलोसिटी की वैल्यू ये हो जाएगी, और जो फोर्स है वो कहाँ लगेगा, टुवर्ड द सेंटर लगेगा। तो हर कंडीशन में आप देख रहे हैं फोर्स कहाँ लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की ओर लग रहा है। और अब देखो बहुत इंपॉर्टेंस भी है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं। तो जैसे आप देखते हैं कि सर्कुलर आपने पाथ देखे हैं, जैसे आप देखते हैं कि जब रोड जो होते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं उनको सर्कुलर इस तरीके से मोड़ा जाता है। सर्कुलर मोड़ने का कारण है क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स अगर नहीं मिलेगा गाड़ियों को मोड़ पे, तो फिर गाड़ियाँ जो है सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ठीक से ना मुड़ पाएंगी, और कह सकते हैं वहाँ पर हादसों की संख्या बढ़ सकती है, सीधे की सीधे गाड़ी निकल जाएगी। इसलिए हर मोड़ पर, ऑलमोस्ट हाईवेज में आप कभी भी देखते हैं ऐसे जो मोड़ आते हैं वहाँ पर उसकी स्पीड लिमिट लिखी होती है, 20, 30, 40 जो भी होगी, 50 जो भी लिमिट होगी वो लिखेगी। अगर ओवर स्पीड आप कर देंगे, यानी कि मान लेते हैं 40 की स्पीड हुई और आपकी स्पीड 65, 70 है, तो फिर आप उतना प्रॉपर आपको सेंटीमीटर जो है वहाँ पर फोर्स एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा, और आपकी गाड़ी जो है मोड़ने की बजाय वो कहीं हो सकता है सीधे आगे जाके टकराए। तो ये सारी चीज़ें अभी आपको पढ़नी है कि किस तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है। तो जनरली हमने क्या कहा कि हमेशा जो कार होती है, कार जब टर्न होती है रोड पे, तो रोड पे जब टर्न होती है तो हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स जो है अंदर की तरफ काम करता है, और उसकी एक प्रॉपर स्पीड लिमिट भी वहाँ पर दी जाती है। ठीक है, देन फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं कि अगर हम लोग बात करेंगे कि एक हमने क्या करा कि एक जो है रस्सी जैसी कोई चीज ले ली, और उस रस्सी जैसी चीज से लगातार हम क्या करते जाए, किसी चीज को अगर घुमाते रहेंगे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे, तो अगर हम लोग घुमाते रहेंगे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे, तो वहां पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट जो है आपको रहेगा, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, वो आपको कहाँ से मिलेगा, तो वो मैं बताता हूँ आसानी से एक एग्जाम्पल के साथ में। जैसे ये आप एग्जाम्पल एक देख रहे हैं, मेरे पास एक रस्सी है, और यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि अगर मैंने इसको यहाँ से पकड़ा और इस तरीके से इसका जो है हॉरिजॉन्टल मैं इसका सर्कुलर मोशन करा रहा हूँ, तो इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स की देखिए नीड है। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे मिल रहा है, जो टेंशन है, इस जो आप डोरी देख रहे हैं, इस स्ट्रिंग में जो मेरे हाथ से टेंशन मैं दे रहा हूँ, उस टेंशन के कारण इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है, और ये हॉरिजॉन्टल सर्कल पे घूम रहा है। अगर मैं वो देना बंद कर दूं तो ये देखिए गिर गया। यानी कि फिर से आप देखिए, इसको मैं घुमा रहा हूँ, इस तरीके से घुमाता जा रहा हूँ, और मैंने छोड़ दिया तो ये देखिए। तो जैसे ही मैंने टेंशन फोर्स अपने हाथ से जो मैं मिल रहा था इसको देना बंद करा, वहां पर तुरंत सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो गया। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स की एप्लीकेशन कुछ एग्जांपल्स थे, बाकी चर्चा अब हम इसके आगे करने वाले हैं। A bicycle rider leans towards while taking a turn on the road। बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप देखिए यहाँ पर एक बाइसाइकिल है, वो स्ट्रेट चल रहा है रोड पर, स्ट्रेट रोड एकदम। तो जनरली उस पर क्या फोर्स लगता है, एक रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ, एक वेट एनर्जी नीचे की तरफ, और ये उसका जहाँ पर वो साइकिल गति में बैठ के चला रहा होगा उसका एक ग्रेविटी पॉइंट होगा, और दोनों वो हैंडल को पकड़े हुए तो F1 F2 फोर्स है, F1 F2 मिलके एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, वेट रिएक्शन को बैलेंस कर रहा है, और साइकिल जो है आराम से चलती हुई चली जा रही है। बट किसी जगह टर्न पे आ गया, तो टर्न पे क्या करता है, तो आप जनरली देखते हैं बाइसाइकिल सवार जो है टर्न पे हल्का पे बाइसाइकिल झुका जाता है। रिएक्शन फोर्स वैसे ही लग रहा है, लेकिन वेट अब देखिए थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, वहां से नीचे लग रहा है डाउनवर्ड, लेकिन लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। F1 F2 फोर्स लगे हुए हैं, ये बन गया एंगल थीटा, और साथ में चूंकि ये झुका है एक तरफ, यानी कि सर्कुलर पाथ पे कहीं ना कहीं वो भी झुकाव लेके सेंट्रीपिटल फोर्स लेना चाह रहा है, यानी कि FC यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा वो लगेगा, मान लेते हैं उसकी स्पीड v थी,
रेडियस मान लेते हैं रोड की r है, और अगर मास m है साइकिल सवार सही साइकिल का, तो mv²/r लगेगा। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द टायर एंड द रोड सरफेस। यानी सरफेस, रोड का जो सरफेस है और जो टायर है उसके बीच का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेगा? देगा। मेरी बात समझ गए होंगे अब तक आप। और अगर जनरली इसीलिए आप देखते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा रोड पर पानी हो, फ्रिक्शन की वैल्यू अगर कम हो जाती है रोड पे, तो कई बार मोड़ पे जो साइकिल जब आप मोड़ते हैं तो क्या होता है, स्किड कर जाती है साइकिल, फिसल जाती है, गिर भी जाते हैं आप, चोट भी खा जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स कम हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स कम हुआ, स्पीड अगर थोड़ी सी आपकी ज़्यादा होगी आपको नुकसान हो जाएगा। तो F=mv²/r, और ये हमने क्या कहा? फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो फ्रिक्शन फोर्स का मतलब हो जाता है, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है फ्रिक्शन फोर्स। जब हम जो है फ्रिक्शन फोर्स की बात करते थे तो वो आ जाता था वहां पर μs/mg, ठीक है ना। अगर मान लेते कॉफिशिएंट ऑफ जो है या म्यू आप केवल लिख लीजिए, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर म्यू मान लेते हैं और वो म्यू r के बराबर होता था, r mg के बराबर है, तो म्यू mg हो गया आपका, और यहाँ पर आ गया mv²/r, m से m कट गया, देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, तो v²। और जनरली हमेशा ध्यान रखिए कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू या तो सेंटीमीटर फोर्स के बराबर हो या फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू सेंटीमीटर फोर्स से ज्यादा हो, तब तो आप जो है झुका के साइकिल वहां से निकल जाएंगे। लेकिन अगर किसी भी कंडीशन में जो सेंटीमीटर फोर्स की अगर जो है वैल्यू जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम हो गई, तो सेंटीमीटर फोर्स की वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो v² इज लेस देन, आप इसको यहाँ पर म्यू जो है म्यू rg आप लिख सकते हैं, v इक्वल टू, ये v मैक्स है, या v अभी आप लिख लीजिए, और इसको करके v मैक्स अगर चाहिए तो v मैक्स इक्वल टू √μ rg आएगा। यानी कि मैक्सिमम स्पीड आप यहाँ से निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल ले लें हम लोग यहाँ पर, कि मान लेते हैं कहीं रोड और टायर के बीच का जो म्यू है, कॉफिशिएंट ऑफ जो स्टैटिक जो है फ्रिक्शन कह सकते हैं, जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कह लीजिए 0.5 है, रेडियस मान लेते हैं कि 10 मीटर की रेडियस है रोड की, और जी की वैल्यू आपको मालूम है ऑलमोस्ट जो है 9.8 होती है, तो आप यहाँ पर 9.8 ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर इसको देखिए v मैक्स अगर आप यहाँ पर निकालेंगे तो कितना निकलेगा, म्यू 0.5 हो गया, r 10 हो गया, और g 9.8 हो गया। तो अगर आप ध्यान रखिए तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 0.5 वाला 10 से 10 5 50 हो गया, तो 5 बचा केवल, और 5 को मल्टीप्लाई करा दें तो जो है 0 4 49। तो अगर आप जो है यहाँ पर देखेंगे तो जो है 9.8 इंटू जो है 5 करा दीजिए, तो आपको मालूम है 9.8 इंटू आप 5 करा के, अगर दिक्कत हो तो आप देख लीजिए 49.20, यानी कितनी आ गई, √49 की वैल्यू कितनी हो गई, 7। यानी अगर आप बहुत ध्यान से इस चीज को समझिए, ये वो फिजिक्स है जिस पर कभी आपका ध्यान नहीं गया, डेली लाइफ में आपने महसूस करा है, लेकिन उसका फिजिक्स समझिए कि अगर कोई रोड है उसकी चौड़ाई अगर 10 मीटर दी हुई है, ठीक है, और उसका जो कॉफिशिएंट ऑफ जो फ्रिक्शन है वो मान लेते हैं 0.5, जनरली लगभग 1/3 1/2 ऐसे होता ही है हर जगह, 0.5 है, ग्रेविटी की वैल्यू आपको मालूम है, तो आपकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 7 मीटर पर सेकंड हो सकती है। यानी कि हमेशा ध्यान रखिए कि अगर रेडियस 100 मीटर हो जाती है, रोड की रेडियस अगर 100 मीटर हो गई है, तो आपकी स्पीड 70 मीटर पर सेकंड हो सकती है मैक्सिमम। इससे ज़्यादा आप करेंगे तो आप स्किड हो जाएंगे, नुकसान करेंगे। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने देख लिया, समझ लिया, उसको नोट कर लीजिए और फिर इसके बारे में पढ़िएगा, पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टर्न पर जब आपसे मुलाकात होगी तब इसका हम जो है 2 और एग्जाम्पल की बात करेंगे। पहली बात, यहाँ पर तो आपने देखा टर्न पे मोड़ पर साइकिल को झुका लिया, यानी कि जो हैवी कार ट्रक हैं उनको तो आप नहीं झुका सकते हैं, तो वहाँ पर किस तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा। तो जनरली आप देखते हैं कि रोड मोड़ पे
जब हाईवेज में जो मोड़ होते हैं वो एक तरफ की रोड थोड़ी उठी हुई होती है, दूसरी तरफ की दबी हुई होती है, तो वहाँ पर इस प्रकार से सेंटीपिटल फोर्स दिया जाता है। वो नेक्स्ट टर्न पे आप जो है डिस्कशन करेंगे देंगे। साथ में ही कि एक मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट को आपने टाइप कर रखा है किसी स्ट्रिंग से और उसको आप वर्टिकल सर्कल में लगातार क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो वर्टिकल सर्कल में जब घुमाएंगे तो उसके लिए वो लगातार सर्कुलर पाथ पे बना रहे, उसके लिए क्या मिनिमम वेलोसिटी की वैल्यू अलग अलग पॉइंट पे होनी चाहिए, कितना टेंशन होना चाहिए, ये सारा हम लोग नेक्स्ट टर्न पर डिस्कशन करेंगे। इसको नोट करके आज की क्लास खत्म करते हैं, नेक्स्ट टर्न पर बात करेंगे। नमस्कार।